हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरा बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 11 के बच्चों 3 लेक्चर कराए, जिसमें पूरा टॉपिक कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। आज आप लोग बढ़िया तरीके से इसको आप लोग सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर होने वाले हैं और आगे भी जो भी वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे वो प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर दिए जाएंगे। कोई बच्चा यदि चाहता है कि सर हमें प्रॉपर तैयारी के लिए हमारे पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर देके रखा है बच्चों। व्हाट्सएप नंबर है 96 85 29 91 49। आप लोग जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। बढ़िया ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु आपका टॉपिक ही है आज का हमारा बच्चों, परमाणु। तो चूंकि आप सबको पता है बच्चों कि कोई भी यौगिक है बच्चों, कोई भी यौगिक है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, कोई भी पदार्थ है। पदार्थ में सब कुछ हो सकता है ना। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होगा बच्चों? पदार्थ आपका अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। या कि डायरेक्ट पदार्थ ही आपका किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो अणु से मिलकर बना होगा, या तो परमाणु से मिलकर बना होगा, या किसी आयन से मिलकर बना होगा। आयन का मतलब परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है या परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो उसमें आयन आ जाते हैं। जैसे बच्चों सोडियम एक आपका परमाणु है और इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आयन बन जाता है। यदि बच्चों क्लोरीन की बात करूं, एक परमाणु है और यदि बच्चों आपका 1 निगेटिव कर दो तो ये आपका आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। वहीं पे बच्चों क्लोरीन का यदि हम Cl2 कर देते हैं तो ये आपका एक अणु बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है प्यारे बच्चों, लेकिन उसी को हम 2 हाइड्रोजन जोड़ दें तो आपका अणु बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? परमाणु है ना। जैसे हमने सोडियम की बात करी, ये परमाणु है। जैसे हमने क्लोरीन की बात करी, ये परमाणु है। लेकिन आयन कब इसमें लगते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कोई भी पदार्थ है प्यारे बच्चों किनसे मिलकर बना होता है? अणु से, आयन से या परमाणु से। जैसे कोई पदार्थ आपका बना हुआ है अणु से। किससे बना है बच्चों? अणु से। किससे बना है? अणु। तो अणु के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? अणु के अंदर ही होगा आपका परमाणु। क्यों? क्योंकि जो अणु होते हैं बच्चों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु छोटा है लेकिन परमाणु का शब्द बड़ा दिख रहा है ना। तो आप लोग ये मत सोचना बच्चों कि परमाणुओं का आकार बड़ा होगा और अणु का आकार छोटा होगा, ऐसा नहीं है। अणु बड़ा होता है परमाणु से, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर ही अणु का निर्माण होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इतना क्लियर। अब जब परमाणु की बात आती है बच्चों, तो इस परमाणु को यह माना गया कि परमाणु भी किन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। परमाणु कैसा होता होगा, परमाणु की आकार कैसी होती होगी, इसी को समझने के लिए जे थॉमसन ने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल दिए, तरबूज मॉडल जिसे हम बोलते हैं। आगे आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो परमाणु को माना गया इस पदार्थ जो है अणु से मिलकर बना है और अणु जो है परमाणु से मिलकर बना है। यानी परमाणु अत्यंत छोटा है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। अत्यंत छोटा से छोटा भाग, मतलब मेरे बच्चों आप लोग देखते हैं कि कहीं पे धूल के कण है ना, जो हमें आंख से भी दिखाई ना दे, इतने नग्न हो। जैसे आप लोग, जिसे मैं भी वीडियो बना रहा हूं बच्चों और ये कैमरा सामने लगा हुआ है, सामने धूल के कण उड़ रहे हैं है ना, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल वाष्प भी पूरा व्याप्त है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब इतने सूक्ष्म है जो कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते, और वो इतने सूक्ष्म है कि उसे हम विभाजित नहीं कर सकते। वो आपके परमाणु कहलाते हैं। यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग जो अविभाज्य है, विभाजित नहीं होता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भैया रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करता है परमाणु, ध्यान रखिएगा। परमाणु संयोग करेगा। ठीक है, जैसे डायरेक्ट परमाणु भाग तो नहीं लेगा कि H क्रिया करा दो, H2 अणु के रूप में भाग लेगा, लेकिन लास्ट में रासायनिक अभिक्रिया का दर का निर्धारण करता है। जैसे बच्चों ये H2 है, ये Cl2 है, भाग तो परमाणु नहीं लिया, लेकिन जब बना तो इससे टूटा तो परमाणु ही क्रिया किया। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया?
भाई पहले तो अणु ले रहे हैं, लेकिन बाद में क्रिया दर का निर्धारण परमाणु ही करते हैं। तो परमाणु के बारे में यदि हम बात करें तो पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, जिससे हम विभाजित नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। तो इसकी परिभाषा लिखी गई है, ठीक है, देखो जरा कि परमाणु शब्द का मूल अर्थ है वह कण जिसे छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके, अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है परमाणु कहलाता है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखो बड़े प्यार से मैंने कहा कि बच्चों जो आपका ये HNaCl है ये Cl2 के रूप में होगा, H2 के रूप में होगा, Na है Cl से क्रिया करके बच्चों आपके NaCl के रूप में होगा। तो ये बोला गया, और यही भाई Na जो है ये भी परमाणु है, Cl जो है ये परमाणु है, आपस में संयोग करा आपने, देखो ना भाई। अब क्रिया यहां पर हमने H2 और Cl2 लिया, अणु लिया, लेकिन अब क्रिया के दर का निर्धारण किसने किया? अणु ने नहीं किया, परमाणु ने किया। कोई अपक्रिया संपन्न होती है तो अणु संयोग नहीं करता है, परमाणु संयोग करते हैं बच्चों। उसके पहले परमाणुओं का विखंडन होता है। कोई अणु कितने परमाणु से मिलकर बना इससे फैक्ट मतलब नहीं रखता भाई, वो पहले टूटते हैं, और टूटते हैं तो फिर परमाणु जाकर के संयोजित करते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देख लो परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, किसी न किसी के साथ जुड़ा ही रहेगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन O2 है। अब परमाणु तो आपका O है, ये आपका अणु है। O2 क्या है बच्चों? अणु है। और ऑक्सीजन क्या है? परमाणु है। तो ये स्वतंत्र O के रूप में नहीं रहता है, वो O2 के रूप में ही होगा, या हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O के रूप में होगा, किसी से भी क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा। बाकी वो स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन तो नहीं पाया जाता, वो O2 अणु के रूप में रहेगा, और इसी को हम श्वसन की क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए चीजें क्लियर बच्चों। तो परमाणु की व्याख्या यदि हम बात करें तो आप लोगों को यदि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा, हालांकि 11th क्लास का टॉपिक है तो आप लोग यूं आसानी से कर ही लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल यानी प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इन्होंने सन 1898 में बताया कि भाई पदार्थ से छोटा कण आपका अणु हो सकता है, अणु से छोटा कण परमाणु हो सकता है। लेकिन परमाणु के भी बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई परमाणु में भी कुछ तो अंदर होता होगा, कुछ से मिलकर बना होता है। तो बाद में पता चला कि परमाणु में क्या क्या होता बच्चों? परमाणु में एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित होता है बच्चों, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, ठीक है। लेकिन ये कहां होता है, कैसे होता है, इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने करने की कोशिश की? तो इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने व्याख्या की बच्चों? तो थॉमसन साहब ने की। थॉमसन ने क्या बताया कि जो आपका परमाणु होता है एक गोलाकार आकृति का होता है। कैसा होता है बच्चों? एक गोलाकार आकृति का होता है। कैसा होता है? एक गोलाकार आकृति का होता है ना। परमाणु जो है एक गोलाकार आकृति का होता है, ठीक। और इसके नाभिक में, नाभिक अभी इसने बताया ही नहीं, अभी इसने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरा वितरित रहता है। और बच्चों धनावेश जो है, जैसे यहां पे मैं कहता हूं धनावेश है, यहां पे धनावेश समान रूप से धनावेश है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में धंसा हुआ रहता है, ये धनावेश है। अब ठीक है, अब इसमें बच्चों इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में दाने धंसे रहते हैं, उसी प्रकार से धनावेशित गोला के मध्य में इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। ये आ गया बच्चों किसका? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और धनावेश की व्यवस्था की व्याख्या की, और उन्होंने बताया कि परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश समान रूप से वितरित रहते हैं, और उनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह से धंसे होते हैं, अंतः स्थापित होते हैं, जिस तरीके से तरबूज के अंदर गूदे में बीज धंसे रहते हैं। समझने की कोशिश करिए। थॉमसन का बड़ा सिंपल मॉडल था कि भाई
बाद में ये मॉडल गलत हो गया, क्योंकि धनावेश हर जगह रहता है नहीं है। अब आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया कि जो धनावेश है वो नाभिक में पाया गया, रदरफोर्ड ने पुष्टि की थी। तो सर्वप्रथम जे थॉमसन ने बोला कि भैया जो परमाणु है एक गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते वो परमाणु है ना। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं वो परमाणु है, लेकिन परमाणु भी है वो गोलाकार है और समान धनावेश और द्रव्यमान उसके समान रूप से वितरित है। धनावेश और द्रव्यमान वितरित है, उनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है। कैसे धसा हुआ है? जिस तरीके से बच्चों देखो, ये वाटरमेलन है, तरबूज है, इसके गूदे वाले भाग में दाने धसे रहते हैं। गर्मी के सीजन में आप लोग इसे खाए होंगे, तरबूज। अब तरबूज का गूदा लाल होता है, लाल के बीच में काले काले दाने आपको दिखाई देते हैं। इसी तरीके से रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो गोला है ये द्रव्यमान और धनावेश से लिप्त है, संपूर्ण रूप से धनावेश और द्रव्यमान इसमें व्याप्त है, और इसके बीच बीच में आपके इलेक्ट्रॉन धसे हुए। क्या धसे हुए बच्चों? इलेक्ट्रॉन धसे हुए। ये भी चित्र है, आप देख सकते हो, कोई भी चित्र बना सकते हो, है ना। एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल आप सिंपल तरीके से बताओगे, बढ़िया पहले इसे लिखोगे कि सन 1898 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और जैसे परमाणु में जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है और धनावेश होता है, इनकी व्याख्या करने के लिए अपना एक मॉडल प्रस्तुत की, जिससे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। उनके मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है, और बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे होते हैं, बीच बीच में उसी प्रकार से स्थापित होते हैं जिस तरीके से तरबूज के गूदे में दाने वितरित रहते हैं या धसे रहते हैं या अंतः स्थापित होते हैं। ठीक, इस तरीके से बच्चों आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल क्लियर हो गया। अच्छा, थॉमसन ने बताया कि भाई द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। क्या ये आज भी मान्य है? नहीं है मान्य। बाद में रदरफोर्ड साहब आए, जो कि आज मॉडल पढ़ोगे, उन्होंने बताया कि नाभिक में जो आपका धनावेश है और वो केवल नाभिक में ही रहता है, वो चारों तरफ नहीं रहता। ठीक, ये चीज आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, आज ही देखेंगे। ठीक बच्चों, उनकी कुछ कमियां थी, उनकी कुछ सफलता भी थी और कुछ कमियां भी थी। सफलता क्या थी कि इस मॉडल से तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आयनीकरण की क्रिया सफलतापूर्वक की जा सकती है। देखो बच्चों, तापानिक उत्सर्जन का मतलब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हैं और जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये तापानिक उत्सर्जन है। आप लोगों ने इसके पहले चैप्टर में पढ़ लिया कि किसी धातु की सतह को गर्म किया जाए, किसी धातु को ही गर्म किया जाए तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, और यह प्रक्रिया प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया आपका तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। दूसरा चीज, जैसे बात की गई प्रकाश विद्युत प्रभाव, ताप मतलब गर्म करना, लेकिन प्रकाश मतलब सीधा विकिरण आपतित कराना, कि जब उचित आवृत्ति की विकिरण किसी धातु की सतह पर आपतित कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, निकल जाते हैं। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन समान रूप से भी व्याप्त है, तो आयनीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने में सक्षम है। तो इन तीनों चीजों की व्याख्या की जा सकती है थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर। लेकिन बाद में भैया 1911 में हमें रदरफोर्ड साहब आए, बोले भैया ये तो गलत है ना। बहुत पहले की बात है, 1898 में, मतलब 10-12 साल तक उनका नियम चलता रहा। लेकिन देखो भाई, जैसे आप लोग देखोगे आपने देखते देखते कि पहले का घर कैसे था और अब का घर नया मॉडल बन रहा है। आप अपनी एग्जाम्पल लो, जैसे मैं ही इस घर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी घर में बच्चों यदि मैं बात करूं, आज से 5 साल पहले एक छोटा सा घर था, लेकिन जैसे हमारी डिमांड बढ़ी, हमने किया भैया स्टूडियो बनाना है तो हमें बड़ा कमरा चाहिए, उस घर को हमने गिरवा दिया। एक और घर है, वो भी खपरेल का घर है, वो छोटा सा रूम था, तो ये पुराना वाला घर हमने करवा दी, गिरा दिया और थोड़ा सा इसका मॉडल चेंज कर दिया और बड़ा घर बन गया। ऐसे ही किसी चीज की न्यू रखी जाती है, धीरे धीरे करके उसको मॉडिफाई किया जाता है। ऐसे ही इन सारी चीजों को खोज के बारे में पहले न्यू रखा गया। उन्होंने बताया तो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कैसे हैं, जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड साहब आए तो बोले उनकी थोड़ी सी व्यवस्था कर दी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सामान लाकर रख दिया
कि आज भंडारे का कार्यक्रम है, किसी ने बाजार से लाकर रख दिया, अब वितरित ऐसे है तो किसी व्यक्ति ने आया, उसको भैया लहसुन यहाँ पे, सब्जी यहाँ पे, चावल यहाँ पे, दाल यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया। तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है ना। ऐसा तो नहीं है कि जे थॉमसन को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, जे थॉमसन को भूल नहीं सकते। नहीं तो बोलो ना कि सर जे थॉमसन को क्यों पढ़ रहे हैं, अरे पृष्ठभूमि देख रहे हैं, जे थॉमसन को छोड़ देते, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, समझ रहे हो बच्चों। चलो, उनकी कुछ कमियां थी, ये व्याख्या उनके परमाणु के मॉडल के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित है, प्रकाश आई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ताप गर्म किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन ले देकर के आयनीकरण भी प्रक्रिया हो गई। लेकिन दोष क्या थी, इनमें दो दोष थी बच्चों। दोष ये थी कि इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जब आप देखोगे लाइमर श्रेणी, बामा श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी है, तो इस परमाणु को यदि हम ले लें थॉमसन के परमाणु के आधार पर, तो फिर हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रयोग में अल्फा कणों के अधिक कोणों से प्रकीर्णित की व्याख्या परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। क्यों? रदरफोर्ड जब प्रयोग किए कि भाई साहब कुछ कण टकरा करके उसी मार्ग में यानी उसी माध्यम में वापस आ रहे हैं, यदि इस आधार पर हम व्याख्या करेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें धन और ऋण एक साथ वितरित है ना। रदरफोर्ड ने बोला अल्फा कण जो धन है वो धन से टकराया तो प्रतिकर्षित होकर के वापस आ गया, एकदम द्रव्यमान सेंटर से ही लौटा है, मतलब वहां पर कठोर वाला भाग जो है द्रव्यमान जो है सेंटर में है। लेकिन इनका मानना था कि भाई द्रव्यमान जो है हर जगह व्याप्त है, तो फिर रदरफोर्ड का प्रयोग असफल हो जाता। तो उनकी प्रयोग में जो पुष्टि हुई थी उनकी व्याख्या इस नियम से नहीं कर सकते। उनके प्रयोग में पुष्टि क्या हुई थी कि मान लीजिए आपका यहां से अल्फा कण जा रहा है, ठीक है, यहां पर नाभिक है, तो ये विचलित हो गया। अब विचलित क्यों हुआ? अल्फा कण धनावेश है और यहां भी धनावेश है, तभी तो विचलित हुआ होगा। इससे पुष्टि क्या होता है कि यदि अल्फा कण धनावेश आयन कोई जा रहा है, यदि वो विचलित हो रहा है, इसका मतलब धनावेश नाभिक में, यहां तो है नहीं, इसलिए क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, सॉरी अल्फा कण यहां से बाहर चले गए, ठीक है, अल्फा कण कहां चले गए? बाहर चले गए बच्चों। लेकिन कुछ ही कण जो है विचलित हुई, इसका मतलब ये धन आया और यहां धन रहा होगा। लेकिन इन्होंने क्या बताया, धन तो हर जगह है, तो भाई पुष्टि कैसे होती? इसलिए जब रदरफोर्ड का हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, तो उनके प्रकीर्णन में अल्फा कणों का यदि हम व्याख्या करेंगे तो उसकी व्याख्या इसके आधार पर नहीं कर सकते। तो दो चीज, स्पेक्ट्रम के बारे में हम इनके आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रयोग है बच्चों उसकी व्याख्या हम इनके आधार पर नहीं कर सकते, इसलिए बाद में इनका जो व्याख्या है वो असफल माना गया। चलिए शुरू करते बच्चों रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को थोड़ा सा तैयार करना है। रदरफोर्ड ने क्या किया, सन 1911 में होगा शायद, सन दिया हो, नहीं दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं है भाई, ये सारा चीज अपना ऐड किए हैं। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलो पहले आप लोग स्टार्टिंग करते हैं, इन्होंने अपना अल्फा कण का प्रयोग कैसे किया। वैसे आप लोग 9th 10th में एकदम साधारण और 11th में भी साधारण सा पढ़ते हैं। तो प्रयोग उन्होंने क्या किया कि एक कांच का बॉक्स ले लिया, ये कांच का बॉक्स बच्चों, कांच का क्या है, बॉक्स, और यहां पर जैसे बेरियम ले लिया जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे अल्फा कण निकलती है। अब अल्फा कण ये निकल रही है, इसके चारों ओर निकल रही है, लेकिन छिद्र एक ही ओर रखा गया कि यहां से जाए। अब इसको संकीर्ण करने के लिए बच्चों यहां पे डायफ्राम लगा दिया। डायफ्राम यहां पर मतलब कांच की ईंटें लगा दी ताकि ये संकीर्ण हो जाए, एकदम संकीर्ण, पतले भाग से जाए, है ना, एकदम तीव्र जाए। इसलिए बच्चों एकदम तीक्ष्ण वाला भाग यहां पे, समझ रहे हो ना, ताकि प्रकाश किरण एकदम ऐसे, प्रकाश किरण नहीं अल्फा कण, यहां से अल्फा कण निकलेगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा कण सब निकलते हैं। बीच में रख दिया बच्चों स्वर्ण पात्र, क्या रख दिया, यहां पे जो आपको दिख रहा है ये स्वर्ण पात्र है, ये क्या है, स्वर्ण पात्र है। क्या है बच्चों, स्वर्ण पात्र। स्वर्ण पात्र पर इन्होंने प्रयोग किया, यहां से मतलब अल्फा कणों को बौछार कर दी। अल्फा कण कहां से आ रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से आ रहा है। डायफ्राम क्यों लगाया गया है, ताकि वो एक पुंज हो जाए, एक सीधी रेखा में जाए, एक वर्णी हो जाए, एकदम तीव्रतम से जाए, इधर उधर की तरफ कट छट जाए। जैसे मान लीजिए प्रकाश बहुत बड़ा लाइट जला दो, आप काला पर्दा लगा दो
और एकदम छोटी सी छेद कर दो तो लाइट केवल उस छोटी सी छेद से होकर के एकदम सीधी रेखा में जाएगी। फिर फैलने लगा, फिर उसको एक स्लिट लगा दो। ऐसे एक स्लिट का काम कर रहा है डायफ्राम D1 और D2। तो कांच के बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया जहां से अल्फा कण निकल रहे हैं, अपने आप स्वतः ही निकलते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें अल्फा बीटा गामा कण ऑटोमेटिक स्वतः निकलते रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, है ना। और ये प्रक्रिया रेडियो एक्टिविता कहलाती है बच्चों। तो बेरियम ले लिया और कांच के बॉक्स में रख दिया। अब यहां से अल्फा कण निकल रहा है, डायफ्राम लगा दिया D1 D2, यानी कांच की ईंटें लगा दी ऊपर नीचे, ताकि प्रकाश तीव्रता है, मतलब अल्फा कण बार बार प्रकाश आ रहा है क्योंकि अभी प्रकाश ही पढ़ाते आ रहे हैं। तो अल्फा कण तीव्रता के साथ आगे की ओर बढ़े और यहां पर लगा दिए बच्चों क्या, एकदम पतली पन्नी, है ना, बहुत धातु की पतली पन्नी। और यहां पर एक ऐसा संयोजक लगाया गया जिसमें जिंक सल्फाइड का लेप लगा रहता है और उसके साथ जुड़ा रहता है क्या, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को हम देख सकें। इसको घुमा करके हर डायरेक्शन में देखा जाता है। अब ये पर्दा क्यों लगाता है? ताकि यदि कोई अल्फा कण इससे जाकर टकराए, जब टकराएगा तो प्रतिदीप्त उत्पन्न होगा, चमकीला, हमें कुछ, है ना, कलर्स नजर आएगा, चमकीला चीज दिखाई देगा, जिससे पुष्टि होगी कि भाई कुछ ना कुछ यहां पे प्राप्त हो रहा है। तीनों का एक थोड़ा सा प्रयोग था। देखिएगा बच्चों कि कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडान पॉलीथीनियम, रेडान या पॉलिनियम को शीशे के बॉक्स में रख दिया। रेडान ले सकते हैं, बेरियम भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में बेरियम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स में रखा, बॉक्स को छिद्र ओ में से अल्फा कण को तीव्र वेग से निकालते हैं। डायफ्राम D1 D2 से गुजरने के बाद अल्फा कण संकीर्ण किरण पुंज के रूप में पतली स्वर्ण पन्नी जी पर आपतित होती है। यह चीज आपको बताया। कणों को एक पर्दे S पर डाला जाता है। वो पर्दा कैसा रहता है बच्चों? जिंक सल्फाइड, है ना। अल्फा कण इस पर्दे से टकराकर प्रस्फुरण उत्पन्न करता है, मतलब चमकीला, हमें एक प्रकार से रेखाएं दिखाई देती है। इस प्रस्फुरण को एक सूक्ष्मदर्शी M की सहायता से देखा जा सकता है। देखो बच्चों, ये चीज, यही चीज लिखा गया है, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि उन्होंने भैया एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया, बेरियम है, जैसे यहां पर रेडान किसका बात किया गया है भैया बुक में, 1 मिनट, रेडान की बात की गई है, पॉलिनियम की बात की गई है, लेकिन बच्चों आप लोग बेरियम भी ले सकते हैं। इसको हमने कांच के एक बॉक्स में रख दिया और तीव्रता के साथ इसको निकाला। बीच में हमने डायफ्राम D1 D2 रखा ताकि वो इसकी पुंज जो है एकदम तीव्र हो, एक वर्णी हो, एक सीधी रेखा में चले, और स्वर्ण पात्र पर गुजारा। और स्वर्ण पात्र के बाद एक पर्दा लगा दिया गया। पर्दा में किसका? जिंक सल्फाइड का, ताकि यहाँ पे प्रतिदीप्त इसका दिखाई दे। और इसमें बच्चों सूक्ष्मदर्शी लगाया गया और उसके आधार पर देखा जाता है। और जब देखा उन्होंने तब बताया, क्या बताया कि भाई इस स्वर्ण पात्र में जब हमने अल्फा कणों को गुजारा तो कुछ कण नहीं, मैक्सिमम कण सीधी चली जाती और बहुत कम मात्रा में अपने मार्ग से आई है तो विचलित हो गई। क्या हो गई? बहुत कम मात्रा में थोड़ी सी विचलित भी हो गई। क्या हो गई? विचलित हो गई। और कई हजार में से कोई एक जो है वो 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक कोण पर ऐसे वापस आ गई, 90 डिग्री से अधिक कोण पर वापस आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब अधिकांश बाहर क्यों चली जाती है? क्योंकि ये जो हमने पतली पन्नी ली है, ये जो पतली पन्नी हमने ली है, इसका भाग खोखला रहा होगा, इसलिए सीधा सीधा अल्फा कण चला जाता है। अल्फा कण कहां चला गया? बाहर चला गया, सीधी रेखा में जा रहा है। कुछ अल्फा कण विचलित हो गए, यहां से कुछ अल्फा कण विचलित हो गए। अल्फा कण क्या हो गए? विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पे नाभिक में ये अल्फा कण हमने धनावेशित डाला है, तो अल्फा कण जो है नाभिक में यहां पे कुछ ऐसा आवेश है जिसके कारण वो विचलित होता है, प्रतिकर्षित होता है। इसका मतलब नाभिक में धनावेश। कुछ अल्फा कण, ये 90 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित होते हैं, मतलब उसी मार्ग पर वापस आने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब नाभिक दृढ़ रहा होगा, द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में रहा होगा, इसी कारण से ये वापस आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ज्यादा है नहीं, बस
आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने ये 11th में ये वाला पढ़ा कि हमने रदरफोर्ड ने 1911 में अपने प्रयोग में बताया कि अल्फा कणों को हमने क्या किया, एक स्वर्ण पात्र में गुजारा, तो देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे मार्ग में, अधिकांश अल्फा कण सीधे चली जाती हैं, कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं और बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे रीजन ये था, इसके पीछे रीजन ये था कि भाई सीधा चला जाना मतलब अधिकांश भाग खोखला है, विचलित होना मतलब नाभिक में धनावेश है। और बच्चों 90 डिग्री, जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 से अधिक कोण पर, ये 90 है, अधिक कोण पर मतलब 90 से अधिक होना चाहिए, तो इधर आ रही है, इसका मतलब नाभिक में दृढ़ है, संपूर्ण द्रव्यमान है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन लौट रही है। यही चीज तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, पिछले साल यदि 11th क्लास में आपने ही पढ़ा कि प्रेक्षण में क्या निष्कर्ष निकाला, कि देखो अभी लास्ट निष्कर्ष भी निकालेंगे, परेशान नहीं होना, कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण 8000 में से कोई एक अधिक कोण के साथ मतलब रिवर्स मारते हैं, और कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, 1 डिग्री से अधिक कोण पर, 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। 1 डिग्री का मतलब सर, 1 डिग्री का मतलब जैसे मान लीजिए ये जा रहा सीधा, इसके 1 डिग्री मतलब ऐसे मान लीजिए 1 डिग्री पर, और एक अधिक कोण पर ही प्रकीर्णित, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 से अधिक बना लिया, और कुछ ये सीधी 1 डिग्री पर ही आगे चल गए। समझ रहे हो ना बच्चों, इधर 90 डिग्री बन रहा है, 90 से अधिक, भाई ये 90 से अधिक इधर बन रहा है, ये तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाओ, बोले सर 90 से अधिक वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं, गड़बड़ हो गया। देखो बच्चों मैं बता रहा हूं, ये सीधी रेखा में जा रही, 0 डिग्री बन रही है, मान लीजिए कुछ कण सीधी निकल गई बाहर, है ना, सीधी बाहर निकल गई, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश भाग खोखला है, कुछ थीटा कोण के साथ विचलित होते हैं 1 डिग्री के साथ, जैसे ये सीधा रहा, ये 1 डिग्री साथ हो गया थीटा 1 डिग्री, ठीक है, इसके साथ 1 डिग्री, थीटा बराबर 1 डिग्री, ठीक है, समझने की बात है, सीधी जा रही थी, ये थीटा बराबर 1 डिग्री, कुछ अधिक कोण के साथ, क्योंकि यहां पे 90 है, ये 90 है, और 90 से थोड़ा सा अधिक करेंगे तो अधिक कोण कहलाएगा, अधिक कोण के साथ वो विचलित होता मतलब वो रिवर्स मारकर वापस आ जाता है। ये चीज यहां पर लिखा गया है। इसके पीछे रीजन भी बताया गया कि अल्फा कण यदि पन्नी को सीधे पार करके निकल जाती, इसका मतलब स्वर्ण पात्र जो हमने लिया उसका अधिकांश भाग खोखला है, यानी परमाणु जो है अधिकांश भाग कैसा रहता है, खोखला रहता है। क्या रहता है? खोखला रहता है। दूसरा चीज, कण धनावेश होता है, चूंकि वो विक्षेपित होता है, परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए, कण स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण पर बल लगाते हैं। सीधा बोला कि भाई साहब यदि अधिक कोण पर वो विक्षेपित होता है या अपने मार्ग से विचलित होता है, अपने मार्ग से विचलित होने के रीजन ये है कि भाई साहब क्योंकि अल्फा कण हमने धनावेश लिया है, यानी वो विचलित हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर धनावेश है, और वो नाभिक है, क्योंकि नाभिक से विचलित होता है तो नाभिक के अंदर धनावेश होता है। कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं, और यह तभी संभव हो सकता है कि भाई साहब अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण द्रव्यमान एक ही जगह सीमित स्थान पर स्थित हो। मतलब उन्होंने पुष्टि की है कि यदि लौट रहा है कुछ अल्फा कण, अधिक कोण पर विचलित हो रहा है, 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर, इसका मतलब कहीं पे दृढ़ है, ठोस है, और उसी दृढ़ और ठोस के कारण ये टकरा करके उसी मार्ग पर वापस आ रहा है, धक्का नहीं दे पा रहा, अल्फा कण नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब कहीं पे ठोस है, और उसी को बोला गया नाभिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो फिर बाद में कह दो कि सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। और इन तमाम प्रयोगों के आधार पर बच्चों आखिरी उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर परमाणु संरचना संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं बच्चों, जिसमें उन्होंने बताया कि पहला नंबर, जैसे हमने कहा कि अल्फा कण गया, टकराया, अधिक कोण यानी 90 से अधिक। सर 90 से अधिक वाला कंफ्यूजन हो रहा है। देखो बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही तो यहां पे हम क्लास ले रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मैंने कहा ये अल्फा कण हमने गुजारा तो 0 डिग्री है, यहां पे ऐसा यदि अल्फा कण जाता तो 90 डिग्री होता, और इससे अधिक पे प्रकाश कण जैसे ऐसे लौट गया, मतलब अधिक कोण के साथ जा रहा है। इसका मतलब एक ऐसा भाग है
जहां पे दृढ़ है, कठोर है, और उस भाग को हमने नाभिक नाम दे दिया। यानी किसने? रदरफोर्ड। परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र पर बहुत से छोटे भाग में रहते हैं, जिन्हें हम नाभिक कहते हैं, वो संकेंद्रित रहते हैं। यानी अल्फा कणों के अधिक कोण पर विचलित होने से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण धनावेश है, लेकिन टकराकर उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वापस आ जाए, और वापस आ रहा है इसका मतलब सामने कठोर है, जाकर के आप साइकिल किसी दीवार पर ठोक दोगे तो वापस रिवर्स मारोगे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये वापस या अधिक कोण के साथ यदि कोई अल्फा कण विचलित हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि नाभिक ऐसा दृढ़ है, यानी किसी भाग पे एक ऐसा दृढ़ है जहां पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, उस भाग को उन्होंने नाभिक नाम दे दिया। कि परमाणु का एक बीच वाला ऐसा भाग है जहां पे संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित है, संकेंद्रित है, मतलब एक ही केंद्र पर द्रव्यमान और आपका धनावेश है। इसलिए तो बाद में बताया गया बच्चों की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी दोनों का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो ये उनका पहला जो है 4 इनके मॉडल की प्रस्तुति है। पहला उन्होंने बताया कि भाई परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश एक सेंटर पे केंद्रित रहता, संकेंद्रित रहता, जिसे हम नाभिक कहते हैं। दूसरे नंबर में उन्होंने आकार के बारे में बताया कि यदि प्यारे बच्चों यदि ये नाभिक है तो नाभिक यदि परमाणु है बच्चों, क्या है परमाणु, ये क्या है परमाणु, ये परमाणु है तो इसका नाभिक जो है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर है तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर है और छोटा है, यानी 10⁻⁻5 गुना क्या है बच्चों, छोटा है। क्या समझे आप लोग? आकार के बारे में उन्होंने बताया कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर है तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर है, यानी 10⁻5 गुना छोटा है। कौन छोटा है? कौन छोटा है? नाभिक छोटा है परमाणु से। ध्यान रखना बच्चों, पहले आप लोग इसमें समझना। मैंने यहां पे बता दिया ये नाभिक है, ये परमाणु है ना। अब यदि इनके भी दोनों में डिफरेंस देखो बच्चों, 10⁻5 ही तो है, मैंने -5 कर दिया यहां पे। तो कौन छोटा कौन बड़ा है? तो नाभिक छोटा है बच्चों। कौन बड़ा है? परमाणु बड़ा है, नाभिक छोटा है। नाभिक छोटा ही रहेगा। देखो जरा 10⁻5 गुना, 10⁻5 गुना की बात की जा रही है ना, डिफरेंस इसमें। तो उन्होंने इस चीज की व्याख्या करी कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, परमाणु के आकार 10⁻⁻10 मीटर की तुलना में 10⁻5 गुना छोटा है। ठीक, मतलब नाभिक सेंटर में बहुत छोटा है, सूक्ष्मदर्शी से देखा बहुत छोटा है। कितना छोटा है? 1 2 3 4 5, इतना छोटा है। इतना गुना छोटा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख गुना छोटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में रहेगा, ये सब माइनस में नहीं, बहुत कम, नहीं तो बोले 1 लाख मीटर सर बहुत बड़ा हो जाएगा। नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला, चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है। किसी भी परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉनों की कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। बढ़िया व्याख्या की। बाद में इनका भी कमी है, अब यही कमी इनको परेशान करेगा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि ये परमाणु है और ये नाभिक है। नाभिक है, इसमें संपूर्ण धनावेश और इसका द्रव्यमान है। क्या है? धनावेश और द्रव्यमान है। और बता दिया भाई कि इलेक्ट्रॉन यहां वितरित है, यहां धनावेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन वितरित है और घूमते रहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया, बोर ने बताया था निश्चित ऊर्जा कोष में ही वो घूमते हैं, लेकिन उन्होंने तो बता दिया भैया घूम रहे हैं। बाद में इनकी पुष्टि गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने क्या बताया कि भाई 10⁻⁻10 मीटर की खोखला गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है। यहां पे खोखला गोला है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर वितरित है। क्या है बच्चों? वितरित है। और उनका जो मान है ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु उदासीन होता है। परमाणु तो ये पुष्टि सही है,
कि जितना धन आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। इनकी ये पुष्टि आज भी व्याख्या सही है, लेकिन ये जो बता दिए बाद में इनकी कमी आएगी। देखना, ये जो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन खोखले गोले में वितरित है, वितरित है मतलब कहीं भी जाते रहेंगे, अभी केंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी जिससे उसकी ऊर्जा कम होगी और लास्ट में केंद्र पे आ जाएगा। ये उनका गलत हो जाएगा, समझो। अभी उन्होंने बताया कि भाई जो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या की खोखला गोला है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, वितरित है, और उसका जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, नाभिक पर स्थित धन आवेश के आवेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु उदासीन होता है। और आखिरी निष्कर्ष है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, अपितु वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। वृत्तीय मार्ग की आवश्यक अभिकेंद्री पल नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण वे नाभिक में गिर जाते। देखो धीरे धीरे इनको अब समझो। उन्होंने एक चीज और बताया, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहे हैं और इनको जो अभिकेंद्री बल प्रदान करता है जानते हो कौन? ये नाभिक में धन है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण है। तो कूलाम आकर्षण बल, कूलाम आकर्षण आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल होता है? कूलाम आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है बच्चों? कूलाम आकर्षण बल होता है। तो जो उनको अभिकेंद्री बल प्रदान करता है वो कौन बल प्रदान करता है? कूलाम आकर्षण बल। उन्होंने क्या बताया? ये आपका बच्चों खोखला 10⁻10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला है ना, नाभिक यहाँ पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन वितरित है और वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और इसको जो अभिकेंद्री बल प्रदान करता है कौन बल? जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो आपका प्रोटॉन है, इनके बीच जो कूलाम आकर्षण बल लगेगा वही उनको बच्चों क्या करता है? अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला नंबर उन्होंने क्या बताया? परमाणु गोला है, समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके किसी एक भाग पे संकेंद्रित है जिसे नाभिक दे दिया। नाभिक का आकार उन्होंने बताया कितना? 10⁻10 मीटर और 10⁻15 मीटर। ये आपके नाभिक का बच्चों ये परमाणु आकार है, ये परमाणु आकार है, ध्यान रखना। मैंने उल्टा कर दिया, यहां पे आप लोगों को समझना जरूरी है। नाभिक का आकार उन्होंने बताया 10⁻10 मीटर, अरे फिर से बोल रहा हूं सर, ये 15 मीटर, और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर। ठीक, ये चीज उन्होंने बताया। ठीक है, और फिर तीसरा बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है समान रूप से वितरित रहता है ना। इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उतने ही धनावेश होते हैं, जिससे उदासीन रहता है। फिर उन्होंने बताया भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, वृत्तीय मार्ग पर गति करते रहते हैं। वृत्तीय मार्ग के लिए जो अभिकेंद्री बल लगता है, बिना अभिकेंद्री बल का कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं कर सकता। वो अभिकेंद्री बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कूलाम बल लगता है उसी बल से वो प्राप्त होता है। अब इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे बच्चों इनकी कमियों के बारे में। इनकी जो सीमाएं थी वो कौन कौन सी कमी थी? 2 ही कमी होगी लगभग, दूसरा है फिर खत्म। 2 ही कमी है बच्चों परमाणु के स्थायित्व के बारे में। परमाणु बता दिया, परमाणु है, नाभिक में धनावेश है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता जाएगा तो भैया अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। देखो इनकी स्थायित्व की व्याख्या में क्या कमी थी, देखो बच्चों कि इस परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय मार्ग कक्षा करता है, वृत्तीय मार्ग की कक्षा में परिक्रमा करता है। ये आपने पढ़ लिया, उन्होंने लास्ट में ही बताया कि वृत्तीय मार्ग पे चक्कर लगाता है। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, किंतु त्वरित इलेक्ट्रॉन यदि वो भाई वेग में परिवर्तन होगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, अभिकेंद्रीय बल लग ही रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। और जब त्वरण उत्पन्न होता है तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यदि आवेश त्वरित हो रहा है, आवेश के गति में परिवर्तन हो रहा है, तो बच्चों घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कम होगी। क्यों? क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा कि नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी, जिससे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी कम होती जाएगी धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए आपका ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है ना। अब जैसे से ये इसके वेग में परिवर्तन होगा, है ना, वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो वेग बदलाव होगा। यदि वेग में बदलाव होगा त्वरित गति होगी, जब त्वरित गति होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा मतलब ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी, धीरे धीरे इसके आकार में कमी आती जाएगी और इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार मार्ग में घूमते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार स्थायी तो नहीं होता, किंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। उन्होंने व्याख्या क्या कर दी थी कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये
क्या बल प्राप्त करते हैं? अभिकेंद्र बल प्राप्त करते हैं और उसी अभिकेंद्र बल से घूमते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि यदि वो मान लो भाई गति करते रहेंगे, वृत्तीय मार्ग पर गति करते रहेंगे, है ना, उनके इलेक्ट्रॉन में त्वरित गति होगी। इलेक्ट्रॉन की त्वरित गति से होने से विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलेगा, और तरंग निकलेगा जहां से तो ऊर्जा में धीरे धीरे तो कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा, है ना। ये उनकी क्या थी बच्चों, है ना, कमी थी, महत्वपूर्ण कमी थी। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं हो पाया। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं में, जितना संभव त्रिज्या हो सकता है, सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग पर घूम सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन, देखो भाई, उन्होंने क्या बताया, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं। नाभिक है, वृत्तीय मार्ग पर यहां भी गति कर सकते हैं, यहां भी गति कर सकते हैं, यहां भी गति कर, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। उन्होंने ये बता दिया। जब बोर साहब ने क्या बताया, इनके वृत्तीय मार्ग पर गति करने में एक कमी रह गई थी कि एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर गति करता है, ये नहीं बता पाए थे। उन्होंने ये बता दिया कहीं भी गति कर सकते हैं, यहां भी, वहां भी, वहां भी, वहां भी। जब गति कर सकते हैं, उनमें वेग में लगातार बदलाव होगा, पास में है, दूर में चले गए और दूर में वेग में बदलाव होगा। अब जब त्वरित गति होती है, त्वरित गति मतलब वेग में बदलाव होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलेगा, ऊर्जा की कमी आएगी और धीरे 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 नाभिक में आ जाएंगे। बोर साहब ने बोले नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा कोष में ही गति करते हैं, वो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में जाएंगे तो ऊर्जा लेंगे या ऊर्जा देंगे तभी संभव है, अन्यथा वो अपने निश्चित ऊर्जा स्तर पर ही गति करते रहते हैं। और हमारे रदरफोर्ड साहब ने बोले सभी संभव त्रिज्याओं में किसी में भी गति कर लेंगे। ठीक है, उनके अनुसार सभी संभव त्रिज्याओं में घूम सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति बदलती रहती है, आवृत्ति बदलती रहती है। कभी 1 सेकंड में 10 बार घूम लिया, कभी 20 बार घूम लिया। ठीक है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करेगी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है, पहले उसकी आवृत्ति कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, बदलती जाएगी, और आवृत्तियों के आधार पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अल्फा कण, गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश, इनको उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर बांटा गया है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग आवृत्ति होने के कारण अलग अलग प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होंगी, और जब अलग अलग विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उनके रेखीय स्पेक्ट्रम को हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सभी कलर दिखाई देंगे। जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कुछ दिखाई दिया और कुछ भिन्न है, ऐसे नजर आना चाहिए, लेकिन वो सभी तरंग सर्जित करेंगे, तो कैसे रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या होगी। देखो बच्चों, समूह आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करेगा, अतः किसी परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होगा, लगातार हर कलर को दिखाई देगा। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा, प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा, स्फुरण जो प्राप्त होगा, वो एकदम सतत प्राप्त होगा, क्योंकि पहले कुछ आवृत्ति अलग थी, कुछ देर बाद कंपन बदल दिया, आवृत्ति बदल गई, दूसरा कलर दिखाई दे गया उसकी प्रतिदीप्त में, फिर आवृत्ति बदल गया, फिर तो इस आवृत्ति के बाद भाई एक ही इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं में कंपन कर सकते हैं। पहले पास में कर रहे थे, फिर दूर चले गए, फिर पास में आ गए, फिर चले, तो लगातार अलग अलग आवृत्तियों की जो तरंगदैर्ध्य मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलेंगी, जिसके कारण से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जबकि बच्चों ऐसी नहीं है, हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, अतः स्पेक्ट्रम की निश्चित आवृत्तियों की बहुत सी पतली रेखाएं होती है। यह तभी संभव है जब परमाणु केवल कुछ निश्चित आवृत्ति की ही विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करे, ना कि सभी आवृत्तियों की। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हो गया, असमर्थ साबित हुआ। मतलब रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी त्रिज्या में वो कंपन गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले यहां कर रहे थे, पर यहां नाभिक से चारों ओर गति कर रहे हैं, बस खोखले भाग में। अब जब अलग अलग आवृत्तियों में घूम रहे हैं, तो अलग अलग आवृत्तियों के कारण उनकी विद्युत चुम्बकीय तरंग भी अलग अलग होगी, तो लगातार हर तरंगें प्राप्त होगी, स्पेक्ट्रम भी सतत होगा, लगातार प्राप्त होगा। जबकि कोई भी परमाणु सतत स्पेक्ट्रम देते ही नहीं है, रेखीय स्पेक्ट्रम देता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में पहले कुछ कलर्स दिखाई देंगे, फिर वहां पे ब्लैंक दिखाई देगा, फिर कुछ कलर्स ब्लैंक दिखाई देगा, जो कि बच्चों इनके आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि रदरफोर्ड के अनुसार तो बोले भैया आवृत्तियों, कोई भी आवृत्ति का तरंगदैर्ध्य का मतलब तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग निकल रहा है तो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम देता है।
है ना। तो ये दो चीजें उनकी कमी थी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ भी गए होंगे। और आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, है ना। थोड़ा सा मैं मैक्सिमम टॉपिक को ऐड कर रहा हूं, मैराथन क्लास ला रहा हूं 1 घंटे के आसपास, ताकि आप लोगों का कोर्स भी फास्ट हो सके। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई साहब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।